अस्सलाम वालेकुम। किसी की हड्डी अगर टूट जाती है वो डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ाता है। कुछ अर्सा प्लास्टर रहने के बाद जब वो डॉक्टर प्लास्टर हटाता है तो हड्डी ठीक हो जाती है। तो ये हड्डी ठीक कैसे होती है, बोन फ्रैक्चर्स किस तरह से ठीक होते हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एक हड्डी के अंदर टाइप्स ऑफ सेल्स कितने होते हैं, कितने अकसाम के सेल्स खुलिए एक हड्डी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले एक हड्डी के अंदर 4 किस्म के सेल्स होते हैं। कितने सेल्स? 4 किस्म के सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स। 4 किस्म के सेल एक हड्डी के अंदर होते हैं। देखो, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल्स होता है वो क्या काम करता है? वो तैयार करता है कोलेजन। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है। ये कोलेजन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिससे बेसिक हड्डी की स्ट्रक्चर बनती है। एक हड्डी के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस में जो प्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं वो होते हैं कोलेजन। मान लो ये एक हड्डी है, ये हड्डी है, देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं फिर से। ये हुई हड्डी, यहां पर जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है जहां पर जो कि एक सोल्यूशन होता है जिसमें कैल्शियम फास्फेट, ये आयंस वगैरह होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, उसमें ये कोलेजन नामी जो प्रोटीन है इसके तार बिछ जाते हैं यहां से, इस तरह से इसके ऊपर फिर कैल्शियम चढ़ जाता है और इससे हड्डी बन जाती है। ये कंपोजिशन ऑफ बोन में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हड्डी बनती है। तो हड्डी जिस तार से बनती है, जिस प्रोटीन के तार से बनती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं कोलेजन। तो ये कोलेजन नामी प्रोटीन जो सेल्स तैयार करते हैं उनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कोलेजन को तैयार करता है, बेसिक प्रोटीन ऑफ द बोन। ठीक है, किस्म नंबर 1। किस्म नंबर 2 सेल जो है वो है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट पर क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट असल में न्यू बोन टिश्यूज को तैयार करता है। कोलेजन बन गया, कोलेजन को किस तरह से बिछाना है, कहां पर बिछाना है, किस तरह से इसके ऊपर कैल्शियम चलाना है, ये वगैरह एक खास तरतीब देकर हड्डी को बनाना, हड्डी के टिश्यूज को बनाना, ये काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, किस्म नंबर 2। किस्म नंबर 3 ऑस्टियोक्लास्ट। अब जहां पर बिल्डिंग का काम होता है, इमारत वगैरह बनती है, तो वहां पर तो गंद बला भी बन जाती है, गंद वगैरह बन जाता है, तो उस गंद को फिर हटाना पड़ता है। तो उस गंद को हटाने का जो काम करता है यहां पर, सेम यहां पर जब हड्डी बन रही है, कुछ हड्डी के सेल्स डेड भी हो जाते हैं, कुछ मर चुके होंगे पहले से, तो वो जो डेड सेल्स है, जो अनवांटेड टिश्यूज है, उनको हटाना है। उनको हटाने का काम जो करता है वो ऑस्टियोक्लास्ट करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? इट रिमूव्स अनवांटेड सेल्स, मटेरियल्स वगैरह, जो सेल्स डेड हो जाते हैं। अब मर गया सेल, जो मर गया वो किसके क्या काम आ सकता है? वो तो किसी काम का ही नहीं रहा, जीरो बन गया, उसको अब हटाना है। तो जो डेड सेल्स है, जो किसी काम के नहीं है, उसको हटाने का काम जो सेल्स करते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी हो गया। अब ये ऑस्टियोसाइट जो है ये कंट्रोलर है। ये क्या करता है? ये कंट्रोलर है। इट गिव्स सिग्नल्स टू ऑल सेल्स। जितने भी ये सेल्स के अकसाम हमने पढ़े हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, इनको ये ऑस्टियोसाइट सिग्नल प्रोवाइड करता है और इनको चलाता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, इस कॉन्ड्रोब्लास्ट को ये ऑस्टियोसाइट सिग्नल भेजेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट को पूछेगा कि कॉन्ड्रोब्लास्ट, वहां पर कोलेजन की जरूरत है, तुम कोलेजन क्यों नहीं भेजे? वहां पर कोलेजन भेजो, शाबाश। कितने अमाउंट में कोलेजन चाहिए उतने अमाउंट में भेज दो। ये सारे सिग्नल्स यहां से आएंगे। जब कोलेजन वहां पर पहुंच गया, फिर इसको कहेगा ऑस्टियोब्लास्ट को कि तुम क्यों टुकर टुकर देख रहे हो, इस कोलेजन के ऊपर कैल्शियम चढ़ा के बोन मैट्रिक्स में फिट करके नए बोन टिश्यूज क्यों नहीं बनाते? ये तुम्हारा काम है। सिग्नल यहां से आएगा, सिग्नल इसको कहेगा। अब इसके बनाने के दौरान जो डेड सेल्स है जिनको हटाना है, जो मटेरियल ब्लड जर्म्स वगैरह सेल्स है जिनको हटाना है, जो कि किसी काम के है नहीं, गंद है, कचरा है, उसको हटाने का जो काम ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं, इसको भी सिग्नल ऑस्टियोसाइट देगा कि यहां पर ये गंद मच गया है, वहां पर गंद पड़ा हुआ है, वहां पर गंद पड़ा हुआ है, इसको हटा लो वहां से। ऑस्टियोक्लास्ट को सिग्नल देगा ऑस्टियोसाइट्स। तो असल में ऑस्टियोसाइट्स क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया। ये सिग्नल भेज के ऑल सेल्स को बताता है कि तुम अपने अपने काम यहां पर इस तरीके से करो। तो ये हुए टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, अब वन व्हीलिंग कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, मोटरसाइकिल पर बैठे हो, वन व्हीलिंग कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि मैं तो बड़ा तगड़ा आदमी हूं, मैं तो बहुत ही कामयाब बंदा हूं, मोटरसाइकिल पर बैठकर मोटरसाइकिल को एक व्हील से चला सकता हूं, एक टायर से चला सकता हूं। ये हमारी यूथ तो ज्यादातर यही करती है ना, इनको ये कामयाबी, ये हीरोइज्म लगता है,
इस कौम को किस तरह हम कामयाब कौम बना सकते हैं, जिनको वन विनिंग में ही कामयाबी लगती है। याद रखना, जो कौम असल कामयाबी को खुद जानने की कोशिश नहीं करती, खुदा उनको कामयाबी दिखाता नहीं। जो खुद मेहनत नहीं करती, खुदा उन्हें कामयाब कभी नहीं बनाती। यही अपने नेशन को तो हमने यही चेंज करना है, यही एजुकेशन देना है कि उनको समझ आ जाए कि असल कामयाबी है क्या, कहाँ पर है, एजुकेशन में है, तालीम में है, कैसे है। यही तो हम कर रहे हैं। तो खैर वो अलग बातें हैं। मान लो आप वन व्हीलिंग कर रहे हो हीरोइक स्टाइल में, टिकटॉक बना रहे हो, लोगों को खुद को दिखा रहे हो कि हाँ मैं वन व्हीलिंग कर सकता हूँ, मैं तो एक हीरो हूँ, और धड़ाम से गिर गए, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हो गया, हड्डी टूट जाएगी। अब हमारे जैसा सिंपल बंदा अगर हो तो यही कहेगा कि आय माँ हड्डी टूट गई, और अगर आप जैसा स्टाइलिश होगा तो क्या कहेगा, ओ माई गॉड माई बोन इज ब्रोकन। खैर हड्डी टूट गई, जो भी हो हड्डी टूट जाएगी। अब हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर प्लास्टर लगाएगा, प्लास्टर को कुछ अर्सा रहने के बाद हटा दिया जाएगा और हड्डी वहां पर ठीक ठाक पर होगी। ये हड्डी ठीक होती है कैसे, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप्स में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो 4 स्टेप्स क्या है, वो ये है, हीमाटोमा फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन, कैलस फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन। देखो मान लो ये आपकी हड्डी है, ठीक है, ये आपकी हड्डी है, ये हड्डी है। अब दड़ाम से जब मोटरसाइकिल से गिर गए ना, वन व्हीलिंग जो कर रहे थे, खुद को हीरो दिखा रहे थे लोगों को, तो यहां पर वो हड्डी टूट गई। यहां पर क्या हुआ, हड्डी टूट गई। अब जब यहां पर हड्डी टूट गई तो हड्डी तो जिंदा चीज है ना, हर जिंदा सेल को खुराक और ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे वजूद के अंदर। तो हर सेल को जो जिंदा है वहां तक ब्लड जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड ही वही चीज है जो ऑक्सीजन और खुराक को प्रोवाइड करती है, और हड्डी है जिंदा, तो यहां पर ब्लड वेसल जरूर गए होंगे, गुजरे गए होंगे। तो जब हड्डी टूट गई तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो जाएंगे, वो भी फट जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल्स, खून के रग फट जाएंगे तो वहां पर खून निकलेगा। जो खून निकलेगा वो यहां पर जमा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, खून जमा हो जाएगा। तो जहां पर ये खून जमा हो गया, इस खून के इस क्लॉट को हम हीमाटोमा कहते हैं, और ये जो खून जम गया इसको हम क्या कहेंगे, हीमाटोमा फॉर्मेशन। तो हीमाटोमा फॉर्मेशन में आप लिख सकते हो कि यहां पर जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे, फट जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ब्लड जो होता है वो एकमुलेट हो जाएगा, वो वहां पर जमा हो जाएगा, जिसको हम हीमाटोमा कहते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गया। अब देखो जहां पर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गया, ब्लड जहां पर जम गया, खून जहां पर जम गया, वहां पर अब आएंगे जरासीम। जरासीम का एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के हमारा दुश्मन होता है। दुश्मन हमारा कमजोर पॉइंट देखता है, उसी कमजोर पॉइंट पर अटैक करके हमें कमजोर बनाता है, और भी कमजोर बनाता है, हमें शिकस्त देता है। इसी तरह से जरासीम भी होता है। जरासीम भी वजूद के अंदर कमजोर जगहों को निशाना बनाता है, और वहां पर वो अटैक कर सकता है अपने खुराक लेने के लिए और हमें खत्म करने के लिए। तो अब जहां पर हड्डी टूट गई है, ये जगह कमजोर हो गई, यहां पर अब करेंगे क्या, जरासीम अटैक। तो यहां पर जरासीम आ जाएंगे, जरासीम जर्म्स यहां पर अटैक करेंगे। अब जरासीम जब यहां पर आ गए तो जरासीम से लड़ने के लिए हमारे वजूद के अंदर हमें खुदा ने एक आर्मी दी है, हम पढ़ चुके हैं ब्लड के अंदर, जिसको हम कहते हैं WBC, सफेद खून, व्हाइट ब्लड सेल। वो व्हाइट ब्लड सेल हमारी वजूद की वो आर्मी है जिसको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद होती है, जरासीमों के साथ लड़ती है, उनको खत्म करती है। तो यहां पर इनसे लड़ने WBC भी आ जाती है, WBC। तो WBC हीमाटोमा के अंदर दाखिल हो जाती है, जहां पर जर्म्स होते हैं उनसे लड़ते हैं और उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब इन जरासीम और WBC की लड़ाई के दौरान जब जरासीम मरते हैं तो वहां पर सोजिश और दर्द होती है, उसी सोजिश और दर्द को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो यहां पर पहले जरासीम का खात्मा होगा, जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, और वही इन्फ्लेमेशन हड्डी को पाक बनाएगा। देखो जब हमारा कोई जगह स्किन जख्मी हो जाता है, जहां पर कट लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए डॉक्टर क्या यूज करता है, डिटोल या स्पिरिट। जो स्पिरिट यहां पर यूज होता है, तो जब स्पिरिट वहां पर लगाया जाता है तो वहां पर सोजिश होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जरासीम को हमें मारना है। इसी तरह से यहां पर जरासीम को मारना है, मारता कौन है, WBC। तो सोजिश तो होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो यही इन्फ्लेमेशन हड्डी के लिए अच्छा है, जरासीम खत्म हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 इन्फ्लेमेशन क्या होगा, जहां पर ये जरासीम है, जर्म्स, इस पर अटैक करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको खत्म करेंगे, वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा। अच्छा अब ये भी हो गया। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि ये ऑस्टियोक्लास्ट जिसका काम है अनवांटेड सेल्स को रिमूव करना, ये हीमाटोमा जो बन गया था, ये हीमाटोमा, इसको हटाना, इसके साथ साथ जो जरासीम और WBC मर गए हैं, अनवांटेड मटेरियल है, इन सारों को हटाना अब ऑस्टियोक्लास्ट का काम है। क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट वो मजदूर है जो अनवांटेड मटेरियल को, जो मटेरियल नहीं चाहिए, फजूल का मादा है, उसको हटाना है। तो ऑस्टियोक्लास्ट उस फजूल के मादे को हटाएगा, ठीक है।
अब ये कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन। ऑस्टियोक्लास्ट आएगा, क्या करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट आकर अनवांटेड मटेरियल को हटाएगा, अनवांटेड मटेरियल को हटाएगा। यहां पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट। कौन भाई साहब आएगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और हम कॉन्ड्रोब्लास्ट भाई साहब को जानते हैं कि इसका काम है कोलेजन फॉर्मेशन। तो ये यहां पर आकर कोलेजन को बनाएगा, कोलेजन। यहां पर ये कोलेजन बिछाएगा, वही तार बिछाएगा, वही कोलेजन प्रोटीन बिछाएगा जिससे हड्डी बनती है। कोलेजन बिछ गया। अब जब कोलेजन बिछ गया उसके बाद यहां पर आएगा कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। कौन आएगा? ऑस्टियोब्लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट अब क्या करेगा? वो एक तरतीब देगा इस कोलेजन को, ग्राउंड मैट्रिक्स को, वहां पर जो कैल्शियम फास्फेट है उसके इन सारी चीजों को एक तरतीब देगा, एक खास तरतीब जो कि एक हड्डी के अंदर होती है, उस खास तरतीब में इसको अरेंज करेगा ये ऑस्टियोब्लास्ट। ऐसा ना हो कि कहीं खराब तरतीब वाली हड्डी ना बन जाए जो किसी काम के ऊपर नहीं हो। तो इसको एक खास तरतीब ऑस्टियोब्लास्ट बनाकर यहां पर देगा। अब यहां पर बन जाएगी एक कमजोर सी हड्डी, इसके बाद एक कमजोर सी हड्डी बन जाएगी। इसी कमजोर सी हड्डी को हम कहते हैं कैलस। बाज लोग सेलस कहते हैं, बाज लोग कैलस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन साइंस के अंदर इतना बड़ा मसला नहीं है, जो आपका मन चाहे आप कह सकते हो। तो कैलस फॉर्मेशन होगा। अब कैलस यहां पर बन गया। कैलस होता बड़ा कमजोर है, इस पर थोड़ा सा तो वेट ये बर्दाश्त कर सकता है, फॉर एग्जांपल मार्कर वगैरह हो गया। लेकिन इस पर अगर ज्यादा वेट उठाया जाए, ज्यादा जोर डाला जाए तो ये फिर से टूट सकता है, क्योंकि कमजोर हड्डी है। इसलिए डॉक्टर हड्डी के ऊपर प्लास्टर चढ़ाता है कि हड्डी अपने मजबूत शक्ल में आने से पहले कहीं वजन को कोई ना उठाए, कहीं ये हिल ना जाए, फिर से ना टूट जाए। तो इसलिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो कैलस वही कमजोर हड्डी होती है। अब कैलस के बाद होता है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या चीज है? कैल्शियम का चढ़ाना। कैल्शियम आ जाता है कैल्सिटोनिन नामी हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से खारिज होता है। यहां पर ग्लैंड थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन दो किस्म के हार्मोन को खारिज करता है। कैल्सिटोनिन आ जाता है वजूद के अंदर, जहां जहां पर कैल्शियम की जरूरत होती है, ब्लड से लेकर वहां वहां पर यह कैल्शियम उतने मकदार में पहुंचाता है जितने मकदार में जरूरत होती है। तो ये कैल्सिफिकेशन के दौरान कैल्शियम आकर यहां पर लग जाता है जितने मकदार में जरूरत होती है, मतलब जितने बाकी हड्डी के साथ कैल्शियम होती है उतने मकदार में कैल्शियम यहां पर चलाया जाता है। जब उतने मकदार में कैल्शियम चढ़ गया तो जिस तरह से ये बोन है उसी तरह से ये बोन हड्डी बन जाएगी। अब हड्डी ठीक हो गई। अब अगर डॉक्टर के पास ये चला जाएगा, डॉक्टर मुआयना करेगा, एक्सरे करेगा, उसके बाद देखेगा कि हाँ कैल्शियम बराबर मकदार में चढ़ गया है, तो अब प्लास्टर हम हटा सकते हैं, अब हड्डी पूरी हो गई है। कैल्सिफिकेशन स्टेप नंबर 4, हड्डी मुकम्मल बन गई। उसके बाद डॉक्टर फिर आपको एक चिट्ठी लिखेगा कि बच्चे वन व्हीलिंग मत करना, ये कोई हीरोइज्म नहीं है, ये कोई कामयाबी का काम नहीं है। मोटरसाइकिल का एक टायर उठा के और दूसरे टायर पर चलना, बस मैं कामयाब हो गया, मैं हीरो बन गया, ये मत करना, एक पर्ची पर लिख जाएगा। तो ये होता है बोन फ्रैक्चर्स किस तरह से ठीक होते हैं, बोन के अंदर कितने टाइप ऑफ सेल्स